हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले यार मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ कि आप लोगों का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पेपर का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। किसी चीज की कमी तो नहीं हो रही है ना दोस्तों। यार बहुत मेहनत लग रहा है। वन शॉट वीडियोस यानी हमारा जो रेगुलर लेक्चर वीडियोस जो है ना, वो हमने बहुत पहले ही पढ़ा रखा है। जाके चेकआउट कर सकते हो अगर चैप्टर वाइज जाना चाहते हो, हर चैप्टर का मीनिंग और कंसेप्ट समझना चाहते हो, टॉपिक बाय टॉपिक, लेक्चर बाय लेक्चर, तो हमने वीडियोस पूरा अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉलिटिकल साइंस के भी और हिस्ट्री के डाल रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री दोनों के डाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट के डाल दिया है। और उसी तरह आप लोग के लिए आज मैं लेकर आ गया हूं 10th का पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, जिसको हम लोग कंसेप्ट भी बोलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, ऐसा करके क्वेश्चन भी आता है। जनरली 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो पैटर्न है वीडियोस का, जो कि सेम है, दैट इज रेगुलर वीडियोस आप फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल चुके हैं पीडीएफ के फॉर्म में, वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम पे सब चीज डाला हुआ है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब आप जानते हो दोस्तों कि हमारा जो सिस्टम है, ठीक है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कई सारे राइट्स हमें मिले हुए हैं, कई सारे राइट्स मिले हुए, जैसे कि हमें राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लिबर्टी है, फ्रैटर्निटी है, राइट टू स्पीच है, राइट टू एजुकेशन है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है ना, इतने सारे थिंग्स हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये क्या होता है कि हम जो सिटीजन्स होते हैं, एज ए आम नागरिक, हम जो आम नागरिक है, हैव ए राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि देखो, हम सरकार चूज करते हैं, हम वोट करते हैं उनको जाके, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हम सरकार को वोट करते हैं, करेक्ट है। अब सरकार को वोट करने के बाद हम उनसे यही चाहते हैं कि सरकार ईमानदारी से काम करे, और ईमानदारी से काम करने के लिए हम जो है ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें सब चीजें बताएं एज ए ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होना चाहिए। तो फंक्शनिंग जो भी गवर्नमेंट का हो रहा है कि गवर्नमेंट किस प्रकार काम कर रही है, कैसे पैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसा टैक्सेस के कलेक्शंस आए हैं, कहां कहां पे आप इन्वेस्ट करने वाले हो, ये सभी गवर्नमेंट को बताना होता है। तो हम एज ए सिटीजन हम जानना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ये हमारा एक अधिकार है, हम जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं। हम अगर आवाज उठाएंगे गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं उठाना है। चलो यार, गवर्नमेंट के लिए क्वेश्चंस अराइज करना ये हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट कुछ भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो, लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है। चाहे वो अच्छा काम कर रही है तो हम ये पूछ सकते हैं कि आप और भी अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो। तो ये सभी चीजें जो है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, और साथ में अकाउंटेबिलिटी कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है ना, कितना कर्ज है हमारे ऊपर, ये सभी चीज हॉलमार्क बताता है गुड गवर्नेंस का। ये हमने फ्लो चार्ट में भी पढ़ा हुआ है कि गुड गवर्नेंस का लाइक इंपॉर्टेंस क्या है। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में राइट टू इंफॉर्मेशन जो है हमारा, ये हमारी गवर्नमेंट को बताता है ताकि वो मोर ट्रांसपेरेंट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तभी जो है वो जो सीक्रेसी होता है ना, वो ना रहे। क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट अगर छुप छुप के काम कर रही है तो कहीं ना कहीं आम जनता को वो थोड़ा सा गुमराह कर रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, सीक्रेसी नहीं होना चाहिए यार। सरकार जो है चुपचाप काम करे, गवर्नमेंट को जो है ना सब चीजें पब्लिकली रिवील करनी चाहिए और उस हिसाब से काम करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट किस प्रकार वर्किंग कर रही है अपना ये पता चल सके। एंड आफ्टर द ईयर 2000 द होल अप्रोच टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैज चेंज। मतलब 2000 साल के बाद सब चीज चेंज हो गया है, और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है उसको हम लोग राइट ऑफ सिटीजन मानते हैं, यानी आम आदमी का अधिकार। ठीक है, राइट ऑफ सिटीजन, जिसमें जिसके अनुसार अगर बात किया जाए, अकॉर्डिंगली बात किया जाए, जो सिटीजन होते हैं इंडिया के, हैव गॉट राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें राइट टू इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि हम एडुकेशन, फूड और सिक्योरिटी जो है ये सभी चीज मांग सके। और ये जो राइट्स है ये हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है। हमारा जो गणतंत्र है, जो हमारा बोलते हैं ना लोकतंत्र है, इसको हम लोग क्या बनाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे मेरे हिसाब से लगा चैप्टर नंबर 1 के केस में बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर इस प्रकार लिखोगे तो 2 में से 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे जाते हैं, जो कि हमारा आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दैट इज पॉलिसी ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट। अब ये जो क्वेश्चन है, पॉलिसी ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट, ये बहुत जरूरी भी है, और हमारे स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दे दूंगा। वैसे पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया हुआ है, आप जाके देखोगे तो हमने पूरा सीट्स का बंटवारा कैसे होता है, विमेंस के लिए कितना रिजर्वेशन है, ये सभी चीज हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। लेकिन फिर भी आपको आंसर कैसे लिखना है ये यहाँ पे मेंशन करता हूं मैं। तो पॉलिसी ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट, अगर शॉर्ट नोट आएगा 2 मार्क्स के लिए, तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे कि आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट इज मीन फॉर द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु हैव डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर कोई भी एक स्टेट है
ठीक है ना, कोई भी एक स्टेट है, सोसाइटी है, तो उसमें एक पर्टिकुलर हिस्सा रिजर्व किया जाएगा, यानी पॉलिसी ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट, कोई एक सीट रिजर्व किया जाएगा। जैसे आज के डेट में आप देखोगे कहीं पे भी आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाओ उसमें रिजर्वेशन होता है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाओ रिजर्वेशन होता है, आप जॉब करने जाओ गवर्नमेंट जॉब में उसमें रिजर्वेशन होता है। तो कई सारे कास्ट के हिसाब से एंड बाकी चीजों के हिसाब से रिजर्वेशन जो है वो दी जाती है। एंड अकॉर्डिंगली एजुकेशन में खासकर देखा जाए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर गवर्नमेंट सर्विस की बात हो गया, तो ये क्या करते हैं, कुछ सीट को रिजर्व कर लेते हैं ताकि वो शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, एससी जिसको बोलते हैं, और शेड्यूल ट्राइब जिसको एसटी कहा जाता है, इन नागरिक जो होते हैं, इन जो लोग होते हैं ना, इन कैटेगरी के लोग होते हैं, इनको कुछ सीट जो है रिजर्व रहेंगे, तब जाके इनका वहां पे जाके चीजें जो है वो मिल सकेगी। क्योंकि अर्लियर टाइम्स में क्या होता था ना कि इनको वहां पे जाने का मौका नहीं मिलता था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके लिए कुछ सीट्स ही रिजर्व कर दी सो दैट वो डायरेक्टली वहां पे जा सकेंगे। एंड देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट फ्रॉम द ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, जो ओबीसी होते हैं उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व होती है। एंड नॉर्मली बात किया जाए कितने सीट्स रिजर्व होते हैं, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 15% जो सीट होता है ये रिजर्व किया जाता है एससी के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए। फिर 7.5% जो चीजें होती है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किया जाता है। एंड 20% जो होता है वो ओबीसी, यानी 27%, माफ कीजिएगा, 27% जो होता है अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए होता है। किसके अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर एंड साथ में कॉलेजेस के अंदर, जब भी कोई मेडिकल इंजीनियरिंग या फिर कुछ अदर चीजें पढ़ने जाती है तो, ठीक है ना। और ये चीज ना रिजर्वेशन पॉलिसी ये सिर्फ इंडिया में होती है, इसके अलावा और कहीं नहीं होती है। तो इस तरीके से आप लिखोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स, आपको ये पॉलिसी ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में मार्क्स बेहतरीन तरीके से मिल सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, कंसेप्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट में आ सकता है, अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा पीडीएफ, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप लोगों में टेलीग्राम पे डाल दूं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ज्वाइन कर लो चैनल को, बहुत अच्छे अच्छे पीडीएफ हम वहां पे डालते हैं, आपको बहुत काम आएंगे लर्न करने के लिए, ठीक है। चलो अगला कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, यानी शॉर्ट नोट, जो कि है मिड टर्म इलेक्शन। अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस वाला पार्ट है, मतलब सिलेबस के अंदर ही है लेकिन टेक्सुअल क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मली आप देखोगे कि ज्यादातर क्वेश्चन टेक्सुअल आते हैं, लेकिन कभी कभी बाई चांस एक आध दो क्वेश्चन होते हैं जो टेक्सुअल नहीं आते, यानी टेक्स्ट बुक के पीछे के एक्सरसाइज में से नहीं आते हैं। तो उसी में से मैंने एक निकाला हुआ है मिड टर्म इलेक्शन, जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है मिड टर्म इलेक्शन, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ध्यान देना, तो इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट लॉसेस इट्स मेजोरिटी बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म इन द पार्लियामेंट, और if the parties of the coalition government withdraw their support resulting in the loss of majority support for the government, तब ये होता है मिड टर्म इलेक्शन। अब इसको मैं थोड़ा इलैबोरेट करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। समझ लो कोई एक पार्टी है XYZ नाम की, अब वो अपना इलेक्शन जीत गई, ठीक है। अब इलेक्शन जीतने के बाद, ठीक है, समझ लो कि जीतने के लिए, मतलब सरकार बनाने के लिए 50 सीट की जरूरत थी। अब ये XYZ ने क्या बनाया, जो जब वो जीती, मतलब इलेक्शन जब उसका वोटिंग हुआ, तो इसको सिर्फ 48 सीट मिला, ठीक है। अब दूसरा जो एबीसी नाम का पार्टी था, उसने बोला कि यार मेरे पास 2 सीट है, तो मेरे से 2 सीट ले ले, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 48 + 2 50 सीट हो जाएंगे। तब जाके ये अपना XYZ जो है वो सरकार बना पाएगी, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि ये जो XYZ है ना, इसमें जो एबीसी ने 2 दिया था, वो बाद में बोलेगा कि नहीं यार मुझे तेरे साथ काम करने में मजा नहीं आ रहा है, मैं तेरे से अपना जो गठबंधन था, जो मैं तेरे साथ कोएलिशन कर रहा था, कोएलिशन ये वर्ड ध्यान में रखना, कोएलिशन मतलब गठजोड़, गठबंधन जिसको बोलते हैं, वो मैं हटा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, अब इसके पास रह गया 48, लेकिन सरकार बनाने के लिए 50 चाहिए था, तो यहां पे क्या हो जाता है, उसका जो मेजोरिटी है वो लॉस हो जाता है, यानी कि कोएलिशन गवर्नमेंट जो है उसने विड्रॉ कर लिया अपना सपोर्ट, जिसके वजह से मेजोरिटी चला जाएगा, लॉस ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट हो जाएगा। एंड कोई भी ऑप्शन अगर नहीं बचता है, कोई और उसको साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है गवर्नमेंट के लिए, तो तब जाके इलेक्शन फिर से करवाए जाते हैं। यानी कि अब तो सरकार जो है ना, वो जिसको 50 चाहिए था, अब तो उसके पास 48 है, यानी उसकी सरकार जो है गिर गई। सरकार गिर गई, इसका मतलब उसके पास बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत चाहिए ना सरकार बनाने के लिए, हमने ये वर्ड सुना हुआ है, न्यूज वगैरह आप देखते होंगे। तो पूर्ण बहुमत चाहिए, तो उतने बहुमत में वोट्स नहीं मिले, मतलब उतने सीट्स आपको नहीं मिले, तो यार अब गड़बड़ हो जाएगा, अब सरकार बीच में ही बंद करनी पड़ेगी, मतलब वो जो सरकार चल रही थी उसको रोकना पड़ेगा, एंड फिर से क्या करवाना पड़ेगा, एक इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इलेक्शन शुड बी हेल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, यानी उस सरकार के 5 साल होने के पहले ही वो इलेक्शन करवाया जाएगा। एंड वो इलेक्शन को जो बीचों बीच कराया जा रहा है, इसीलिए वो इलेक्शन को क्या कहा जाता है, मिड टर्म इलेक्शन। याद रहेगा दोस्तों, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 मार्क्स के लिए आता है, तो डेफिनेटली आप लिखोगे ना, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको मार्क्स जो है मिल सकते हैं। ये था आपका मिड टर्म इलेक्शन, बहुत अच्छी तरीके से हमने यहां पे आपको पढ़ा दिया है, क्लियर है। अगला यहां पे क्या है, जो कि है रीजनलिज्म, ठीक है। क्या होता है रीजनलिज्म, अब देखो यार कंसेप्ट में पूछेगा तो या तो 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, जैसा कि आप जानते हो, या फिर शॉर्ट नोट्स में पूछेगा तो भी 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। अब रीजनलिज्म को थोड़ा अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। रीजनलिज्म नाम से पता चलेगा, यहां पे होता है रीजन। अब ये वर्ड लिखा हुआ है रीजन, तो क्या होता है ना, रीजन मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह। जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र हमारे लिए रीजन है, जैसे मैं भी यहाँ पे महाराष्ट्र में बोईसर में रहता हूं, तो मेरा ये बोईसर क्या है, एक रीजन है,
ठीक है, बहुत सारे लोग बिहार में रहते होंगे, वो उनका रीजन है, गुजरात में रहते हैं, गुजरात उनका रीजन है, यूपी में रहते हैं, उनका वो रीजन है, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का रीजन है। तो रीजनिज्म जो होता है दोस्तों, ये रेफर करता है टू लॉयल्टीज टू वन ओन स्टेट और रीजन, मतलब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर किस रीजन से बिलोंग करते हो। नेशन के पहले भले हम लोग बोलते हैं वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री, हम सब भारतीय हैं, पहले हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग प्लेज लेते हैं पहले, ठीक है ना, वी आर प्राउड टू बी इंडियन, इस प्रकार का बोलते हैं। तो इंडियन तो है, लेकिन इंडियन के पहले हम एक चीज बोलते हैं कि हमारा ये स्टेट है, जैसे हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, हम लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इंटरफेयर्स विद नेशनल इंटीग्रेशन टू ए ग्रेट एक्सटेंट, इसके वजह से नेशनल लेवल पे थोड़ा सा एक तरीके से इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। और रीजनलिज्म में जो हिस्ट्री होता है पर्टिकुलर रीजन का, ये ग्लोरीफाई किया जाता है कि हाँ, जैसे कोई भी बोल सकता है, जैसे हम बोलते हैं, जैसे मैं खुद बोलता हूं यहाँ पे कि यार हमारे महाराष्ट्र में ना छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वो हम उनकी हिस्ट्री को, हमारे महाराष्ट्रियन कल्चर, महाराष्ट्रियन हिस्ट्री को हम बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा हम बताते हैं, महान बताते हैं, और वाकई में है भी। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, बताते हैं। और कभी कभी क्या होता है, ये थोड़ा अलग तरीके से कभी कभी कुछ लोग जो है मिसयूज कर देते हैं, ताकि देखो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ अलग तरीके से लोग बोलते थे, तो इसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, कुछ कॉमन कल्चरल लीगेसी जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, वो ये सब चीज मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होती है, क्योंकि यार ऑब्वियसली अगर आप एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हो, तो उसके हिस्ट्री और उसके बैकग्राउंड के बारे में और उसके लोगों के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके लैंग्वेजेस के बारे में इक्वल रिस्पेक्ट करना मांगता है, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए, उस हिसाब से रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो अगर जो उसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज एक्शन ले सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का वो क्या होता है, उनका मेन आइडियोलॉजी यही रहता है, उनका मेन इंपॉर्टेंस और वेटेज यही रहता है, रीजनल मैटर्स में इंटरफेयर करना और रीजनल मैटर्स को ज्यादा बढ़ा के दिखाना, ठीक है ना, ताकि जो है ना, रादर देन द नेशन, मतलब नेशन से बढ़ के हमारे लिए स्टेट है और हमारे रीजन है, इस प्रकार से चीजें बताते हैं। इसीलिए रीजनलिज्म जो है ना, वो नॉमिनेटिव पॉलिटिकल पार्टीज में बायस कर देता है, मतलब अलग अलग सोच हो जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से। वैसे कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अपने अपने तरीके से काम कर रही है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनलिज्म बोलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि अगर ये 2 मार्क्स का आएगा तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, इतना मैं आपको बोल सकता हूं, लेकिन इसको अगर अच्छे से लर्न करके चले जाता हूं, बहुत अच्छी तरीके से आपको मार्क्स जो है वो मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं और कौन सा यहाँ पे कंसेप्ट चार्ट पढ़ना है। एक और बेहतरीन है जिसका नाम है एक्सप्लेन द कंसेप्ट चार्ट ट्राइबल मूवमेंट। जैसे कि आप जानते हो, आखिरी जो चैप्टर है हमारा, यानी चैप्टर नंबर 4 जो है आपके पॉलिटिकल साइंस का, इसमें ना बहुत सारे मूवमेंट है, जैसे फार्मर मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट है, फिर विमेंस मूवमेंट है, फिर आपने देखा होगा कंज्यूमर मूवमेंट है। तो कई सारे मूवमेंट है जो हमने आपको बताया था, तो सभी को पढ़ने हैं, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा, ट्राइबल मूवमेंट, इसके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप देखोगे तो इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी आजादी के पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ट्राइबल पीपल का जो हक था, नॉर्मली जो राइट टू लाइवलीहुड, जैसे कि उन लोग का हक था कि वो जंगल में फॉरेस्ट के रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, उनका जो ट्राइबल था, देयर वाज ए ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलम, छोटा नागपुर रीजन में कोलम था, फिर उड़ीसा में गोंड जो थे, फिर कोली थे, भिल्ला जो थे, रामोशी महाराष्ट्र में थे, संथल थे, मुंडा बिहार के थे। इस प्रकार का उनका बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है, तो उनको रोक दिया जाता था, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए रोक दिया जाता था। तो ट्राइबल स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू किया गया, मतलब लोगों ने आंदोलन करना उस टाइम पे शुरू किया कि यार हम जो है, हम ट्राइबल लोग हैं, हमारा जो मेन करता धरता है वो फॉरेस्ट है हमारे लिए, तो हमको फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज करने का मौका दिया जाए। और ये सभी चीज जो है वो बेसिकली यहाँ पे इस आंदोलन में शामिल था। मतलब मेन डिमांड क्या था, ट्राइबल मूवमेंट जो हो रहा था, ठीक है ना, मेन उनके लिए डिमांड क्या था, द मेन डिमांड ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट इज टू एक्सेप्ट देयर राइट्स ओवर फॉरेस्ट, यानी उनका हक है, जंगल जो फॉरेस्ट होते थे वो उनका ही इलाका है ना, वो इनका इलाका है, वो उनका हक है, तो जो भी लकड़ियां रहेगी, जो भी रिसोर्सेज रहेंगे वो उनका रहेगा, तो उसको यूज करने का परमिशन मिला जाए, ठीक है ना। तो ट्राइबल्स जो थे इंडिया में, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो उनको हक नहीं मिलता था फॉरेस्ट का, इसके खिलाफ वो आंदोलन करते थे। एंड इसीलिए दे शुड बी अलाउड टू कलेक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड शुड हैव द राइट टू कल्टिवेट द फॉरेस्ट लैंड, यानी फॉरेस्ट की जमीन पे वो खेती कर सके, कल्टीवेशन कर सके और फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल कर सके। ये पूरा आंदोलन था और इसीलिए यहां पे आंदोलन किया जा रहा था ट्राइबल मूवमेंट का। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आप इसको पॉइंट वाइज लिखोगे तो बेहतरीन तरीके से आपको मार्क्स मिल सकता है, इतना मैं यहां पे आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये ट्राइबल मूवमेंट भी यार आपको बहुत मजेदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया, समझ में आ गया होगा। लर्न कर लेना, याद कर लेना, टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज अच्छे से पेपर में लिख के आना अगर ये आता है तो, ठीक है। चलो, आखिरी मोमेंट हमारा, आखिरी टाइप ऑफ शॉर्ट नोट यानी एक्सप्लेन द कंसेप्ट, जो कि है कंज्यूमर मूवमेंट। तो जैसे मैंने बोला ट्राइबल मूवमेंट तो इंपॉर्टेंट था, वैसे एक मूवमेंट है हमारे लिए कंज्यूमर मूवमेंट। तो कंज्यूमर मूवमेंट मतलब क्या होता है, जो आम नागरिक होता है, जो कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है ना, इसने भी एक आंदोलन किया था। आपने एक वर्ड सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, ये वर्ड सुना होगा, उसी से मिलता जुलता उसी का है टॉपिक है हमारा कंज्यूमर मूवमेंट। तो जो आम नागरिक होते हैं, कंज्यूमर मूवमेंट जो होते हैं, वो इंडिया में शुरुआत हुआ था आफ्टर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए जिसको बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था 1986 में। तो इस एक्ट के दौरान ये ना कि
तरीके से चीज जो है वो दी जाएगी, कस्टमर को प्रॉपर तरीके से मिलेगा। अगर कोई मिसयूज करता है, मिलावट करता है या फिर कुछ ऐसा करता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये आंदोलन हुआ था। दिस मूवमेंट हैज ए ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये मूवमेंट बिलीव करता था कि हर मेंबर जो है सोसाइटी का वो एक कस्टमर है, क्योंकि हर एक इंसान एक कस्टमर है, कुछ ना कुछ वो खरीदी करता है। एंड जिसके वजह से क्या होता है, ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम कंज्यूमर फेस डिफरेंट प्रॉब्लम। क्योंकि देखो सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो रहा है, कुछ लोग पैसे बचाने के लिए, कुछ लोग कंजूसी करने के लिए कुछ मिलावट करते हैं। दूध में मिलावट हो रही है, ठीक है ना, रेड चिली में ईटे का पाउडर मिलाते हैं, ऐसे कई सारे मिलावट हो रहे हैं, यानी कि अडल्ट्रेशन जिसको बोला जाता है। तो अडल्ट्रेशन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स। जैसे कि मिलावट अगर होता है तो इससे जहरीलापन भी आता है उस प्रोडक्ट में और उसका कॉस्ट भी फ्लक्चुएट होता है, और साथ में फ्रॉड इन वेट, जैसे कुछ लोग वजन करके फ्रॉड करते हैं, ठीक है ना। वो आपने देखा होगा वो वर्ल्ड कप वाला एग्जांपल, कौन सा तो मूवी था अनिल कपूर का, ठीक है, नायक वाला। हाँ, तो उसमें वो पेट्रोल डालता है, बोलता है ये क्या है भाई? ये बोलता है वर्ल्ड कप है वर्ल्ड कप है, इसको इधर से नापो या इधर से नापो, एक ही बात है। तो उसी प्रकार का यहाँ पे बहुत सारे लोग घपला करते हैं। तो वेट्स हो गया, मेजर्स हो गया, मेजरमेंट में कुछ लोग 100 ग्राम, मतलब आप अगर 1 किलो लेने जाओगे तो वो लोग 980 ग्राम, तो ऐसे 20-20 ग्राम 10 लोग से भी मारेंगे तो भी यार मतलब 200 ग्राम का नुकसान, मतलब घपला होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे घपले होने लगे। तो कंज्यूमर मूवमेंट इसी के लिए आंदोलन था, ताकि ये सब चीज ना हो, तो ये प्रोटेक्ट कर सके कंज्यूमर को फ्रॉड होने से। इस प्रकार का ये जो आंदोलन है वो कंज्यूमर आंदोलन किया गया था, कंज्यूमर मूवमेंट किया गया था। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि अगर ये भी कंज्यूमर मूवमेंट आता है, जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, डेफिनेटली यू कैन राइट, और बहुत अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर वीडियो है ये मैं समाप्त करता हूं, और बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी हमने बना के रखी है, एक बार जाके वीडियो सेक्शन में चेकआउट जरूर से कर लेना, और पढ़ाई अच्छे से करते रहना, अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताते रहना, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों। तो प्लीज बताते रहना आपसे सभी फ्रेंड्स लोग को, ठीक है। चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लग रहा है दोस्तों, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना, जैसे मैंने बोला, ठीक है। शेयर टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।